हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एक विषय प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन एजी 510 का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, पोषण किसे कहते हैं? तो शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है पोषण। ठीक है, पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा शरीर सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने तथा शारीरिक वृद्धि एवं टूट फूट का पुनर्निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पोषण किसे कहते हैं? तो शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के संगठन को पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण क्या है? शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है पोषण, जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है, ठीक है, तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों के संपन्न करने तथा शारीरिक वृद्धि एवं टूट फूट का पुनर्निर्माण करते हैं। जैसे आपको कहीं पर चोट लग जाता है तो वह कहीं वो पूरा भर जाता है घाव। ठीक है, सब पोषण के माध्यम से ही होता है। तो पोषण समझ में आ गया। चलिए देखते हैं। और इसके पहले मैंने जो भी वीडियो बताया वो सब देख लीजिएगा। इसके बाद भी आप लोग को भी 1 से 2 वीडियो देखने को मिलेगा, आप लोग उसको जरूर देखिएगा, तभी आप लोग एग्जाम जो है एकदम अच्छे से जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फूड साइंस। ठीक है, फूड साइंस जैसा हम लोगों के सब्जेक्ट का नाम है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। तो खाद्य विज्ञान क्या है? तो खाद्य विज्ञान की वह शाखा है जिसमें खाद्य की प्रकृति, उसमें होने वाली विकृति, मतलब किस प्रकार का है, क्या इससे लाभ है और क्या इससे हानि है, क्या इसका लाभ का कारण है, क्या इसके हानि कारण है, और खाद्य प्रसंस्करण मतलब क्या इसका प्रोसेसिंग है, इसके सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी का यूज करते हैं। तो उसी को बोला जाता है फूड साइंस। ठीक है, तो खाद्य विज्ञान की वह शाखा है जिसमें खाद्य की प्रकृति, उसमें होने वाली विकृति के कारण और खाद्य प्रसंस्करण के सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी का उपयोग करते हैं। उसी को बोला जाता है फूड साइंस। जैसे मान लीजिए भोजन है, तो भोजन में हम लोग चेक करेंगे कि हमारे लिए खाने योग्य उपयोगी है कि नहीं है। तो उसके लिए कई सारी मशीनें हैं। ठीक है, तो मशीनों से यूज कर सकते हैं। उसमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, कोई जीवाणु तो नहीं है, ये सब हम लोग बायोलॉजी का यूज करके करते हैं। और भौतिक विज्ञान इन सभी के माध्यम से, जैसे मशीन में जो कार्य करेंगे तो भौतिकी रूप में करेंगे। ठीक है, मतलब इन तीनों के संयोग से फूड साइंस है। ठीक है, मतलब इन तीनों का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, भोजन के अंदर क्या देखते हैं, किस प्रकार की उसमें प्रकृति है, कैसा उसमें विकृति है, किस कारण से विकृति है, खाद्य प्रसंस्करण जो भी प्रोसेस होता है, इन सभी चीजों को जब हम अध्ययन करते हैं किसी साइंस में, तो उसी को बोलते हैं फूड विज्ञान है, खाद्य विज्ञान। ठीक है, खाद्य विज्ञान की वह शाखा है जिसमें खाद्य की प्रकृति, उसमें होने वाली विकृति के कारण और खाद्य प्रसंस्करण के सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी का उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए, समझ में आ जाएगा तो आप एक बार कमेंट कर दिया करिए। 1 से 2 सेकंड का टाइम लगेगा आप लोग कमेंट करने में। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे मुझे पता चलेगा कि मैं जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आहार, जो कि देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आहार किसे कहते हैं? आहार कितने प्रकार का होता है? ठीक है, आहार किसे कहते हैं? आहार कितने प्रकार का होता है? तो चलिए देखते हैं। तो आहार क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का आहार होता है। ठीक है, कोई मनुष्य एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वही मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का आहार है, वही मात्रा उसके एक दिन का डाइट है। डाइट को बोला जाता है आहार। ठीक है, डाइट समझ में आया कि व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वही मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का आहार कहलाता है। आहार 2 प्रकार का होता है, एक होता है संतुलित आहार, एक होता है असंतुलित आहार। तो संतुलित आहार क्या होता है जान लीजिए। तो संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व उपलब्ध होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण एवं विटामिन उपयुक्त मात्रा में विद्यमान होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि वह आहार जिसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज आदि पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, जो व्यक्ति के शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त होता है, उसे संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, संतुलित आहार मतलब जो मनुष्य के लिए लाभदायक हो। ठीक है, संतुलित आहार वह आहार है जिसमें पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण एवं विटामिन विद्यमान होता है। विद्यमान मतलब पाया जाता है, जो व्यक्ति के शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही उपयोगी होता है या पर्याप्त मात्रा में
होता है उसी को क्या बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं। ठीक है, संतुलित आहार समझ में आया। असंतुलित आहार इससे थोड़ा सा अलग है, जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता होती है तो ऐसे आहार को असंतुलित आहार कहा जाता है। ठीक है, तो संतुलित आहार किसे कहते हैं, वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं उसको बोलते हैं संतुलित आहार। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता होती है, कमी होगी तो भी और अधिकता होगी तो भी, तो उसको क्या बोलेंगे, उसे असंतुलित आहार बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आहार अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैंने आप लोगों को पोषण बताया था पहला क्वेश्चन, तो ये उसी का है, थोड़ा सा छूट गया था। ठीक है, उसको थोड़ा सा दूर लिख दिया था मैंने। तो पोषण मैंने बताया कि शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा सजीव ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए शारीरिक विधियों टूट फूट की पुनर्निर्माण करती है। ठीक है, तो मैंने ये बताया था पोषण, तो पोषण की पूछता है पोषण की दो मुख्य स्थितियां बताओ। तो पोषण की दो मुख्य स्थिति, एक होता है गुड न्यूट्रिशन, एक होता है कुपोषण या माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सुपोषण जिसको बोलते हैं, सुपोषण क्या होता है, एक नंबर में पूछ सकता है सुपोषण। ठीक है, तो यह वह स्थिति होती है जिसमें भोजन में उपस्थित सभी पोषक तत्व व्यक्ति के लिंग, शारीरिक व मानसिक कार्य क्षमता एवं अन्य आवश्यकताओं के अनुकूल रहते हैं, उन्हें सुपोषण कहते हैं। ठीक है, भोजन की वह स्थिति जिसमें उपस्थित सभी पोषक तत्व व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक कार्य क्षमता एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए अनुकूल होते हैं उसको बोलते हैं सुपोषण। जैसा कि मैंने संतुलित आहार बताया उसी से रिलेटेड है, जब भोजन में संतुलित मात्रा में उपयुक्त पोषक पदार्थ रहेंगे, पौष्टिक तत्व रहेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, उसको सुपोषण बोलेंगे। ठीक है, तो यह वह स्थिति होती है जिसमें भोजन में उपस्थित सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति के लिए लिंग, शारीरिक और मानसिक कार्य क्षमता एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए अनुकूल होते हैं, उसको बोलते हैं सुपोषण। कुपोषण क्या होता है, तो यह वह स्थिति होती है या यह पोषण की वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगता है। ठीक है, कुपोषण के द्वारा क्या होता है, व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगता है, यह एक या एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता या असंतुलन से होता है। ठीक है, कुपोषण एक या एक से अधिक तत्वों की कमी से या अधिकता से होता है। ठीक है, जिससे शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, जिससे शरीर भी क्या होता है, रोगग्रस्त हो जाता है। ठीक है, तो यह पोषण की वह स्थिति होती है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है, यह एक या एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता या असंतुलन से होता है जिससे शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। सुपोषण क्या होता है मैंने बता दिया, कुपोषण क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। आगे चलते हैं, देखते हैं पाचन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं बता रहा हूं। तो पाचन क्या है, तो पाचन एक जटिल प्रक्रिया है। जब पाचन क्या है, एक जटिल प्रक्रिया प्रोसेस है। ठीक है, शरीर द्वारा ग्रहण किया गया भोजन पाचन संस्थान, संस्थान मतलब जहां पे पाचन होता है इसका वहां पर। ठीक है, तो पाचन एक जटिल प्रक्रिया, शरीर द्वारा ग्रहण किया गया भोजन पाचन संस्थान में पहुंचकर विभिन्न पाचक अंगों के द्वारा रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप टूटता है। क्या होता है, टूटता है, टूटकर अपने अणु में बदल जाता है, मतलब घुलन जिस प्रकार से हमारे शरीर में वो चल सकता है, हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है, उस अणु में टूट जाता है। ठीक है, तो पाचन एक जटिल प्रक्रिया है, शरीर द्वारा ग्रहण किया गया भोजन पाचन संस्थान में पहुंचकर विभिन्न पाचक अंगों के द्वारा रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप टूटकर अपने अणु में बदल जाता है। पाचन वह रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा भोजन पदार्थों में पाए जाने वाले सभी पौष्टिक तत्व अपने सरलता रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जब भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ या पौष्टिक तत्व अपने सरलता रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसी को बोला जाता है पाचन। क्या बोला जाता है, पाचन या डाइजेशन। आगे जानेंगे जल, पानी जानते होंगे आप सभी लोग, लेकिन पूछ देता है क्या होता है तो कुछ लोग नहीं बता पाते हैं। ठीक है, कुछ लोग मैं बात कर रहा हूँ। तो जल एक अकार्बनिक यौगिक है। जल क्या है, एक अकार्बनिक यौगिक है। अच्छा, कार्बनिक यौगिक क्या होता है, अकार्बनिक यौगिक होता है, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, तो जान लीजिए नहीं पता है तो कार्बनिक यौगिक वह यौगिक होता है जिसमें कार्बन किसी न किसी रूप में उपस्थित होता है। अकार्बनिक यौगिक वह यौगिक होता है जिसमें कार्बन का कोई रोल नहीं होता, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता। ठीक है, जिसमें कार्बन पाया जाएगा वह क्या होगा, कार्बनिक, जिसमें नहीं पाया जाएगा वह क्या होगा, अकार्बनिक। ठीक है, तो जल जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। इसमें कहीं पर भी आपको कार्बन नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है, तो आप लोग इसके फार्मूले से भी, इसके रासायनिक सूत्र से भी इसका परिभाषा दे सकते हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो जल बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं, या जल एक अकार्बनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनता है। ठीक है, जल एक अकार्बनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनता है। इसका सूत्र होता है H2O। इसका कार्य क्या है, तो शरीर के निर्माण में यह मदद करता है। शरीर के निर्माण में क्या करता है, पानी जो होता है, जल जो होता है हमारी मदद करता है।
घोलक के रूप में, मतलब किसी चीज को घोलने के लिए हम जो भी प्रोडक्ट खाते हैं या उसको अंदर ले जाने के लिए भी ये पानी जो होता है बहुत उपयोगी होता है। शरीर के ताप नियंत्रक के रूप में, तो शरीर के ताप के नियंत्रण के रूप में भी जो जल होता है बहुत ही उपयोगी होता है मनुष्य के लिए। अगला स्नेहक के रूप में, तो स्नेहक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और अगला है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में भी पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो पानी क्या होता है भी मैंने बता दिया। तो मैं कुल मिला के अभी तक आप लोगों को 5 क्वेश्चन बता चुका हूँ जो कि आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। और एक बार कमेंट जरूर आप करके बताइएगा कि किस यूनिवर्सिटी से आप देख रहे हैं वीडियो, और एग्जाम कब से आपके चल रहे हैं, या आपके एग्जाम चल रहे हैं तो एग्जाम कैसे जा रहे हैं, ठीक है। और ट्यूशन समझ में आया कि नहीं, तो ये सब कमेंट करेंगे तो मुझे भी थोड़ा पता चलेगा कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुंच रही है और कौन कौन लोग देख रहे हैं, क्या मेरी बात उन लोगों तक पहुंच रही है, अच्छे समझ में आ रही है कि नहीं। आगे देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ठीक है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है। ग्लाइकोलाइसिस बहुत अच्छा है और अच्छा समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, वह प्रक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा को उत्पन्न करने वाले जो ग्लूकोज होते हैं उनको पायरुवेट में तोड़ा जाता है, ठीक है। उनको क्या किया जाता है, पायरुवेट में तोड़ा जाता है। इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जब ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने के लिए पायरुवेट में तोड़ा जाता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। यह पायरुवेट एटीपी NADH और जल के 2 अणु पैदा करता है, ठीक है। जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो यह पायरुवेट ATP और NADH और जल के 2 अणु पैदा करता है, ठीक है। जल के कितने अणु पैदा करता है, 2 अणु पैदा करता है। या आप बोल सकते हैं जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो वह उसमें से पायरुवेट निकलता है या पायरुवेट के 2 अणु बनाता है। जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो क्या बनाता है, पायरुवेट बनाता है। इसी प्रक्रिया को बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो क्या होता है, जब ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो यह पायरुवेट के 2 अणु बनाता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। आपको याद करने के लिए मैं अच्छी बार बोला, आपको समझ में आ गया होगा, याद तो हो ही गया होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। यह पायरुवेट ATP NADH और जल के 2 अणु पैदा करता है। यह प्रक्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है, ठीक है। यह प्रक्रिया यदि कोशिका जो होता है उसके कोशिका द्रव्य में होती है और इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यह एरोबिक और एनारोबिक दोनों जीवों में होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है एरोबिक और एनारोबिक दोनों जीवों में होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ग्लाइकोलाइसिस आपको भी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ग्लिसरॉल उपापचय क्या है। ग्लिसरॉल मेटाबॉलिज्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप गूगल पे भी खोजेंगे तो यह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ग्लिसरॉल उपापचय क्या है, तो जब ग्लिसरॉल ग्लाइकोलाइसिस में प्रवेश करता है, ठीक है। तो मैंने ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है बता दिया। तो जब ग्लिसरॉल ग्लाइकोलाइसिस में प्रवेश करता है और वसा अम्ल बीटा ऑक्सीकरण द्वारा विघटित होकर, जब ग्लिसरॉल ग्लाइकोलाइसिस में प्रवेश करता है और वसा अम्ल बीटा ऑक्सीकरण द्वारा विघटित होकर एसिटिल को मुक्त करता है, जो कि देखिए समझिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। तो ग्लिसरॉल ग्लाइकोलाइसिस में जब प्रवेश करता है और वसा अम्ल बीटा ऑक्सीकरण द्वारा विघटित होकर एसिटिल को मुक्त करता है तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है जो सिट्रिक एसिड में काम आता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनता है वो कहाँ काम आता है, वह सिट्रिक एसिड में काम आता है। तो जब ग्लिसरॉल ग्लाइकोलाइसिस में प्रवेश करता है वसा अम्ल बीटा ऑक्सीकरण द्वारा विघटित होकर एसिटिल को मुक्त करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वह सिट्रिक एसिड में काम आता है। मैं यहाँ प्रोडक्ट बोल दिया तो यहाँ पर आप कोई प्रोडक्ट मत समझ लीजिएगा। जो भी तत्व या जो भी अम्ल बनता है वो कहाँ पर काम आता है, सिट्रिक एसिड में काम आता है। वसा अम्ल ऑक्सीकृत होकर कार्बोहाइड्रेटों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा देती है। जो वसा अम्ल होती है वह ऑक्सीकृत जब होती है तो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा देती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की रचनाओं में अधिक ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेटों की रचनाओं में अधिक ऑक्सीजन होती है। तो यह था आप लोगों का अगला क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीका, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीका देखिए, आप लोग नाम सुन के नहीं समझ में आ रहा होगा क्या है, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा। पीका देखिए एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है, क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार का रोग है, ठीक है। यह एक प्रकार का आदत, एक प्रकार का व्यवहार बोल सकते हैं, ठीक है। तो पीका एक ऐसी आदत या व्यवहार है या मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें कोई व्यक्ति संभावित तौर पर अनुचित या असंभावित वस्तुओं को खाता है। क्या करता है, असंभावित वस्तुओं, जैसे लकड़ी खाएगा, प्लास्टिक खाएगा, कचड़ा खाएगा, ठीक है। पीका एक प्रकार का रोग है, आप लोग सीधे समझिएगा। पीका जो होता है एक प्रकार का रोग होता है जिसमें व्यक्ति जो होता है अपने मानसिक संतुलन को खो देता है और वह अखाद्य वस्तुओं जैसे प्लास्टिक, रबड़, कचरा, लकड़ी, प्लास्टिक आदि चीजों को खाने लगता है, ठीक है। तो पीका एक ऐसी आदत या व्यवहार को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति संभावित तौर पर अनुचित या अस्वाभाविक वस्तुओं को खाता है या चबाता है। ऐसी वस्तुओं को
इसमें अक्सर ऐसी वस्तुएं शामिल होती हैं जो नॉर्मल रूप में खाने योग्य नहीं होती, जैसे मिट्टी, चूना, लोहा, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी आदि। तो जो व्यक्ति होता है जिसको पीका रोग हो जाता है, ये रोग नहीं, एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है। जब किसी को यह हो जाता है तो वह क्या करता है, अपने आदत को, अपने व्यवहार को बदल देता है, उसका मेंटल हेल्थ होता है सही नहीं होता, तो क्या करता है, अखाद्य वस्तुओं को खाने लगता है। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, मिट्टी, चूना, लोहा, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी आदि चीजों को खाने लगता है। यह एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। क्या एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है? पीका के रोगी को इस आदत से बचाने के लिए मेडिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी। जिस भी व्यक्ति को पीका रोग हो गया है उसको इस रोग से बचाने के लिए मेंटल ट्रीटमेंट और फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है घेंघा रोग। घेंघा रोग या गोइटरी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो घेंघा रोग क्या है, इसके बारे में जान लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब तो इससे समझ में आ गया कि घेंघा जो है एक प्रकार का रोग है। तो घेंघा रोग आमतौर से थायराइड ग्रंथि की स्वेलिंग या वृद्धि को दर्शाने वाले रोग को कहा जाता है। ठीक है, घेंघा रोग थायराइड ग्रंथि की वृद्धि को दर्शाने वाला एक रोग होता है। सीधे लिखिएगा, घेंघा रोग जो होता है एक प्रकार का रोग है जो थायराइड ग्रंथि की वृद्धि को दर्शाता है। यह ग्रंथि शरीर के गले के आसपास स्थित होती है। यह जो ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, यह गले के आसपास स्थित होती है और थायराइड हार्मोन का नियमित उत्पादन करती है, और जो थायराइड हार्मोन होते हैं उसका नियमित उत्पादन करती है, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में मदद करता है। जो क्या करता है, शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह विभिन्न कारक जैसे थायराइड की कमी या अधिकता या उसके सही स्वरूप की कमी से हो सकता है। यह गले के अंदर तथा बाहर भी हो सकता है। इस रोग के होने से गले में सूजन आ जाती है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और गले में दर्द जैसी समस्या आने लगती है, और यह बहुत बड़ा खतरनाक रोग है। इससे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, कैंसर हो जाता है इस रोग के कारण। तो घेंघा रोग आमतौर पर एक प्रकार का थायराइड ग्रंथि की स्वेलिंग या वृद्धि को दर्शाने वाला रोग होता है। यह ग्रंथि गले के आसपास स्थित थायराइड या हार्मोन को नियमित रूप से नियमित उत्पादन करता है, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह रोग थायराइड की कमी या अधिकता के कारण होता है। यह जो रोग होता है घेंघा रोग, थायराइड की कमी या अधिकता कारण होता है। ठीक है, यह गले के अंदर भी हो सकता है, गले के बाहर भी हो सकता है। इस रोग के होने से भी गले में सूजन आ जाती है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, गले में दर्द जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस इसे बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इसे बोला जाता है या रतौंधी बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे रतौंधी के नाम लोग सभी लोग सुने होंगे, हम सब लोग बोलते हैं। रतौंधी के बारे में बताते हैं। तो रतौंधी एक ऐसा रोग होता है जिसमें रात में नहीं दिखता। ठीक है, दिन भर दिखेगा लेकिन रात में नहीं दिखेगा। यह एक प्रकार का रोग होता है जो विटामिन ए की कमी का कारण होता है। यह बात आप सभी लोगों को जानना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति रात्रि के समय में देखने में कठिनाई महसूस करता है। ठीक है, जिसमें कहता है व्यक्ति को रात्रि के समय देखने में कठिनाई होता है, लाइट बारेंगे वहां पर भी इसको साफ साफ नहीं दिखेगा। ठीक है, यह विटामिन ए की कमी से होता है। यह जो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से होता है। आगे देखेंगे बेरी बेरी रोग। तो बेरी बेरी रोग जो होता है यह भी विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसे थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यह एक न्यूट्रिशन डिफिशियंसी रोग है जो विटामिन B1 या थायमिन की कमी के कारण होता है। यह रोग आमतौर पर चक्कर, सिर दर्द, शरीर के अंगों में दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी आदि जैसी समस्याओं को प्रकट करता है। ठीक है, तो इन जैसे समस्याओं को प्रकट करता है। तो ये 10 क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को जो बताया, उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। तो चलिए आगे कुछ क्वेश्चन और भी देख लेते हैं लेक्चर के माध्यम से। उसके बाद आप लोगों को एक वीडियो दिया जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप लोगों का कल एग्जाम भी है। जानेंगे विटामिन क्या होता है। विटामिन को आप लोग नाम सुने होंगे, विटामिन क्या होता है, कई प्रकार विटामिन होता है, विटामिन A B C D E, इस प्रकार विटामिन के, इस प्रकार से क्या होता है विटामिन होता है। विटामिन क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन, जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा अनेकों अकार्बनिक लवणों के अतिरिक्त बहुत से कार्बनिक पदार्थ जंतुओं के जीवन वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होते हैं। इन कार्बनिक पदार्थों को आहार सहायक कारक या विटामिन कहते हैं। ठीक है, विटामिन किसे कहते हैं समझ में आया आप लोगों को। ऑक्सीजन, जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा अनेकों कार्बनिक लवणों के अतिरिक्त बहुत से कार्बनिक पदार्थ जंतुओं के जीवन वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होते हैं। इन कार्बनिक पदार्थों को आहार सहायक कारक या विटामिन कहते हैं। ठीक है, विटामिन क्या होता है समझ में आ गया। आहार में यदि विटामिन की कमी हो जाएगी या आहार में विटामिन की कमी या अनुपस्थिति में शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें अभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं, जिन्हें अभाव रोग कहते हैं। ठीक है, इसको फंक ने सन 1912 में इन पदार्थों को इनकी जीवन में महत्व होने और स्वभाव में एमिनो यौगिक समझने के कारण विटामिन का। ठीक है, 1912 में इन पदार्थों को इनकी जीवन में महत्व होने के और स्वभाव में एमिनो यौगिक समझने के कारण विटामिन कहा। ठीक है, विटामिन कहा गया इसको। इसके उपरांत अनुसंधानों से यह पता चलता है कि कार्बनिक पदार्थ आवश्यक रूप से एमिनो यौगिक नहीं है, अतः इसका संसाधन कर विटामिन नाम रखा गया। ठीक है,
विटामिन क्या होता है समझ में आ गया होगा। विटामिन का गुण पूछता है तो विटामिन जो होते हैं इनकी एक गुण देखते हैं तो भोजन में इनकी आवश्यकता अति सूक्ष्म मात्रा में होती है। विटामिन जो होता है भोजन में बहुत छोटे मात्रा में पाया जाता है, अति सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है विटामिन भोजन में। यह उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं, यह उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं, ठीक है। इनका कार्य विशिष्ट होता है, अर्थात प्रत्येक विटामिन एक निश्चित रोग से संबंधित होता है। ये नहीं कि विटामिन ए खा रहे हैं आप लोग और विटामिन सी की कमी हो जा रही है तो ए वाला भी सी का भी कवर करेगा, नहीं। इसमें प्रत्येक विटामिन जो होता है वो अलग अलग चीजों के लिए होता है, ठीक है। तो अर्थात प्रत्येक विटामिन जो होता है एक निश्चित रोग से संबंधित होता है। भोजन में विटामिन की कमी से शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है और शरीर की वही विटामिन प्रदान करने पर शरीर जो होता है रोग रहित हो जाता है। विटामिन ए की कमी हो गया है, आप विटामिन ए की कमी को भगाने वाले, कम करने वाले जो भी साग सब्जी खाएंगे, मछली खाएंगे, तो इससे क्या विटामिन ए बढ़ेगा, और विटामिन ए बढ़ेगा तो विटामिन ए से होने वाला जो रोग है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इनका शारीरिक क्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह प्रायः प्रकृति में जटिल होते हैं। निकोटिनिक अम्ल और पैरा एमिनो बेंजोइक अम्ल इसके अपवाद है, ठीक है। यह ऊर्जा संचार का कार्य नहीं करते हैं। विटामिन ऊर्जा संचार का कार्य नहीं करते, मतलब विटामिन जो तो इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलता है। यह सिर्फ हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। ये जंतुओं के अंगों द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते। इन्हें जंतु अपने अंग द्वारा संश्लेषित नहीं कर सकते, मतलब बना नहीं सकते हैं। जंतु विटामिन की प्राप्ति के लिए पौधों पर आश्रित होते हैं। जंतु जो होते हैं वो विटामिन की प्राप्ति किससे लेते हैं, जंतुओं से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मैंने आपको 12 क्वेश्चन बताया है आज की इस वीडियो में। ये 12 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा और वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।